नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बैंकिंग स्ट्रक्चर। हम बैंकिंग स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में भी पढ़ रहे थे। हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग तरीके के बैंकिंग सिस्टम्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने समझा अभी तक कि इंडिया में एक डिटेल बैंकिंग स्ट्रक्चर मिलता है हमको, जहां पे सबसे टॉप में होती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, इट्स आरबीआई इंडिया की। तो ये जो सेंट्रल बैंक है ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, जिसका काम है इंडिया में सारी बैंकों को रेगुलेट करना, उनको एक डिसिप्लिन में रखना, सो दैट इंडिया में एक फाइन बैंकिंग स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। हमने देखा आरबीआई के अंदर शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी है। फिर हमने देखा कि शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक भी है। फिर हमने देखा कि कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर की बैंक है। फिर उसके अंदर हमने कुछ निशे बैंक्स देखी, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। लास्ट लेक्चर में हम आरआरबी को भी पढ़ना शुरू किए थे। आरआरबी भी एक डिफरेंशिएटेड बैंक है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक है, उस तरीके से आरआरबी क्या है, एक डिफरेंशिएटेड बैंक है। डिफरेंशिएटेड बैंक मतलब क्या है कि ये पूरी इकोनॉमी में एक जैसी काम नहीं करती है, सिलेक्टिव एरिया में काम करती है, सिलेक्टिव लोगों के लिए काम करती है। ये डिफरेंशिएटेड बैंक है। हमने आरआरबी को पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वो टॉपिक पूरा नहीं होता। आज हम उस टॉपिक को पूरा करेंगे और आगे जाके कोऑपरेटिव बैंक को भी शुरू करेंगे। सो दैट वाज आवर प्रीवियस लेक्चर। तो शुरू करते हैं हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि आरआरबी होती है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स कौन सी बैंक होती है? ये वो बैंक है जो रीजनल भी है और रूरल भी है। रीजनल का मीनिंग क्या है कि ये बैंक सिलेक्टिव एरिया में काम करते हैं, एक छोटे से रीजन में काम करते हैं। वो रीजन कितना बड़ा हो सकता है? 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट, इट्स नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो रीजन है वो रीजनल रूरल बैंक का रीजन होता है, आरआरबी का रीजन। उतने रीजन में बैंकिंग सर्विसेज देने का काम कौन करेगा? आरआरबी। अगेन ये रीजन कहाँ पे पाया जाएगा? ये रूरल इंडिया में पाया जाएगा, ग्रामीण इंडिया में पाया जाएगा। आरआरबी की शुरुआत हुई थी 1975 से। 1975 में इंडिया की सबसे पहली आरआरबी बनी थी, उसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। इसके बाद 1976 में एक कानून बना आरआरबी। इस कानून के तहत इंडिया में सारी आरआरबी को सेटअप किया जाता है, मतलब आरआरबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आरआरबी इज दैट कि आरआरबी की जो स्थापना हुई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज बढ़ाने के लिए हुई थी। तो रूरल इंडिया इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। रूरल इंडिया में कौन है जिनको ये ज्यादातर सर्विसेज देगी? तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल आर्टिशियंस, इस तरीके से जो भी बेनिफिशियरीज है वो आरआरबी के अंदर आएंगे। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मतलब छोटे मोटे किसान, जैसे 5 एकड़ 10 एकड़ की जमीन है तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। एग्रीकल्चरल लेबर म्हणजे इन जमीनों के ऊपर काम करने वाले लेबर। स्मॉल आर्टिशन मतलब गांव के अंदर लोहार, सोनार, कुंभार, ऐसे जो आर्टिशंस होते हैं वो आर्टिशंस हो गए। ये इनके प्राइमरी कस्टमर्स है। आरआरबी जो बनी थी वो एक कमिटी के रिकमेंडेशन द्वारा बनी थी, वो कमिटी थी नरसिम्हन कमिटी। इस तरीके से हमने आरआरबी को समझना शुरू किया था। ये जो आरआरबी है ये नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल बैंकों की तरह नहीं बनती है। किसी भी आरआरबी को बनने के लिए 3 स्टेक होल्डर चाहिए। पहला स्टेक होल्डर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेक होल्डर होता है स्पॉन्सर बैंक, तीसरा स्टेक होल्डर होता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होती है, मतलब किसी भी आरआरबी को बनाने के लिए 50% ऑफ द कैपिटल, 50% ऑफ द कैपिटल मतलब पैसा सारा कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। सेकेंड स्टेक होल्डर, बिगेस्ट स्टेक होल्डर इज स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन हो सकती है? कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक। तो कोई भी कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक बन सकती है। जैसे जो प्रथम ग्रामीण बैंक बनी थी सबसे पहली, उसके लिए सिंडिकेट बैंक थी, सिंडिकेट बैंक। ये एक नेशनलाइज बैंक है, तो इस बैंक ने स्पॉन्सर किया, तब जाके प्रथम ग्रामीण बैंक। महाराष्ट्र के अंदर एक इंटरेस्टिंग बैंक है जिसका नाम है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। उसके लिए स्पॉन्सर बैंक का काम कौन कर रहा है? महाराष्ट्र बैंक। इस तरीके से स्पॉन्सर बैंक आती है।
एक बात जो आपको ध्यान में रखने की, ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक होती है। इट्स नॉट दैट कि वो एक पब्लिक सेक्टर की बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर की बैंक ऐसा कुछ होगा, नहीं, वो दोनों में से कोई भी हो सकती है। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो आरआरबी है उसके लिए जम्मू कश्मीर बैंक एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर सॉरी प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, उसने स्पॉन्सर किया है। तो जम्मू कश्मीर में एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक ने स्पॉन्सरशिप दी है। ज्यादातर जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो स्पॉन्सर कर रही है वो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, ज्यादातर बैंक। इसलिए कभी कभी ये वहम हो सकता है कि आरआरबी को स्पॉन्सर करने का काम सरकारी बैंकों का है, नहीं, प्राइवेट बैंक भी कर सकती है। और ये जो स्पॉन्सर बैंक है इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो भी स्पॉन्सर बैंक है ये आरआरबी को गाइडेंस का काम करेगा, टेक्निकल एडवाइस देने का काम करेगा, आरआरबी के जितने एम्प्लॉइज है उन एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने का काम करेगा। इस तरीके से स्पॉन्सर्ड बैंक का रोल इंपॉर्टेंट बन जाता है। थर्ड स्टेक होल्डर आता है इसमें राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार की अनुमति ना हो तो किसी भी राज्य में आरआरबी को नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत में दो राज्य ऐसे हैं, गोवा एंड सिक्किम। इन दो राज्यों में आरआरबी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इन सरकारों ने आरआरबी वहां पे नहीं बनाई है। क्योंकि गोवा और सिक्किम एक तो साइज में बाय एरिया छोटे राज्य है और बाय पॉपुलेशन भी छोटे राज्य है, तो इनके लिए सेपरेट आरआरबी बनाने की शायद इन राज्य सरकारों को जरूरत नहीं लग रही है, इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया और गोवा और सिक्किम राज्य में आपको आरआरबी नहीं मिल रही। तो 3 स्टेक होल्डर याद रखना गाइस, और सीक्वेंस के साथ याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाईएस्ट स्टेक होल्डर है, सेकंड हाईएस्ट स्टेक होल्डर स्पॉन्सर्ड बैंक है जो कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकती है, थर्ड हाईएस्ट स्टेक होल्डर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। इसकी फीचर्स क्या है आरआरबी के फीचर्स? आरआरबी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो मोबिलाइज करता है किसको, फाइनेंसर्स को। फाइनेंस मोबिलाइज करना मतलब क्या होता है कि लोगों से डिपॉजिट लेना और उन पैसों से बाकी लोगों को कर्जा देना, इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन, यूज ऑफ मनी, इसको आप कहोगे मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो ये मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस करने का काम करती है। देन प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज टू द फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिसंस, लेबर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा हमने और एक फीचर देखा था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अकॉर्डिंग। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइस ये होता है जहां पे बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर में मनी सप्लाई करना यानी लोन देना कंपलसरी होता है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर में कितना लोन दिया जाएगा? टू द 40% ऑफ देयर एएनबीसी। एएनबीसी मतलब एक्रेडिटेड नेट बैंक क्रेडिट, मतलब ये कर्जा है। बैंक जितने भी कर्जे देगी, क्रेडिट मतलब कर्जा होता है, हाँ, बैंक जितने भी कर्जे दे रही है उन कर्जों का एटलीस्ट कम से कम 40% प्रायोरिटी सेक्टर में बैंकों को कर्जा देना है। कमर्शियल, सारे कमर्शियल बैंकों को ये नियम लगता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर में ये पैसा देना है, अगर बैंक नहीं दे पाती है तो आरबीआई आएगी और बैंकों को पनिशमेंट करेगी। मैं जब प्रायोरिटी सेक्टर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वो सारे प्रायोरिटी सेक्टर क्या है और किस तरीके की एक्शन ली जाएगी वो सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना कि प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या है कि ये वो सेक्टर है जहां पे बैंकों को पैसा कंपल्सरीली देना है, मिनिमम 40%। लेकिन अगर हम आरआरबी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40% नहीं होता है, तो वो कितना होता है 75%। फॉर आरआरबी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट इज 75%। हमने और एक बैंक देखी थी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको भी कितना है 75%। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरआरबी ये भी देखा था हमने, इसको जल्दी जल्दी से निपटाते। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग फैसिलिटी देना, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, सेविंग्स, लोगों को सेविंग्स करने के लिए एंकरेज करना, लोगों को जो साहूकार है मनी लेंडर से उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है आरआरबी के। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मनी सप्लाई प्रोवाइड करने से क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी दूर हो जाएगी ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी वहां पे, तभी गरीबी दूर हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा इकोनॉमी का सेक्टर कौन सा है? तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा वहां पे।
आरआरबी क्या करता है, सेविंग्स मोबिलाइज करने में मदद करता है, लोगों से डिपॉजिट मांगेगा ना, तो मतलब सेविंग्स को एंकरेज करेगा। इन सारी चीजों से क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो साहूकारी का जो गोरख धंधा चलता है, सारे साहूकार बुरे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर जो इंडिया का इतिहास भी वही है कि साहूकारों ने गरीब जनता को काफी लुटा है। सारे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा साहूकारों ने ये किया है। तो उनके एक्सप्लॉयटेशन से अगर लोगों को बचाना है तो आरआरबी जैसी संस्थाओं का गांव में, रूरल इंडिया में होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अमलगमेशन ऑफ आरआरबी। अमलगमेशन मतलब मर्जिंग, अमलगमेशन मतलब मर्जिंग, मिक्स कर देना। 1990s में इंडिया में 190 आरआरबी थी, 2023 में 43 आरआरबी है। ये 190 से 43 जो रिडक्शन हुआ है, तो ये बाकी आरआरबी गई कहां पे? तो इनमें से ज्यादातर आरआरबी का अमलगमेशन यानी मर्जिंग कर दिया। कहां पे मर्ज किया? तो इनको मतलब कमजोर वीक आरआरबी को स्ट्रॉन्ग आरआरबी में मर्ज कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि एक आरआरबी का सेटअप हुआ है, मतलब वो एक रीजन में काम कर रही है, उसके पास रीजनल एसेट है, लोगों का कांटेक्ट है। अगर उस आरआरबी को बंद कर दे तो वो सारे जो सारे एसेट आरआरबी ने कमाए हैं वो सारे पानी में बदल जाएंगे, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो बेटर वे, उन कमजोर आरआरबी को क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग आरआरबी में मर्ज कर दो। इससे स्ट्रॉन्ग आरआरबी के अंदर एसेट साइज बढ़ जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ लॉसेस भी आएंगे, लेकिन एट द एंड स्ट्रॉन्ग आरआरबी उन लॉसेस को अब्सॉर्ब करके खुद का भी और उस रीजन का भी फायदा कर सकती है, इसलिए मर्जिंग की जाती है। सो दैट एसेट्स को बर्बाद ना किया जाए, इसलिए मर्जिंग किया जाता है। तो अमलगमेशन ऑफ आरआरबीज 1990s तक ये हो गया था कि आरआरबीज लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो रही थी। क्यों कन्वर्ट हो रही थी? क्योंकि आरआरबीज के सामने जो टारगेट ऑडियंस है वो रूरल इंडिया से आ रही है, और रूरल इंडिया में प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम है। उसका रीजन उसका रीजन क्या है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर बिजनेस एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेस है, ज्यादातर कैसे है? एग्रीकल्चरल। अब इन एग्रीकल्चरल बिजनेसेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो 60% ऑफ द एग्रीकल्चर इज रेन फेड, मतलब बारिश के आधार पे। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे होगे तो आपको ये चीज पता होगी कि बारिश के भरोसे अगर खेती होगी तो लॉसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बारिश इरेगुलर होती है, कभी कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस ईयर, ये साल 2023 का जो अगस्त का मंथ है ना गाइस, वो पिछले 100 सालों में सबसे ड्राइएस्ट मंथ है, अगस्त 2023। तो किसानों का काफी नुकसान होगा ना, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो आरआरबी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल में प्रोडक्शन कम होगा तो एग्रीकल्चरल लोन जिन जिन लोगों ने लिया है या फिर जो उस काम के ऊपर एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारे लोग फाइनेंशियली कमजोर हो जाएंगे। तो शायद से उनमें से ज्यादा लोग एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसके अलावा और एक रीजन क्या है कि आरआरबी सरकारी स्कीमों का बर्डन भी उठाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे एनआरईजीए, नरेगा। मैंने कल भी समझा था नरेगा स्कीम क्या है, कि ये 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है, 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है। अब इस स्कीम के अंदर जो भी वेजेस दिए जाएंगे, जो भी उनकी रोजगार दिया जाएगा, वो आरआरबी के थ्रू दिया जाएगा। अब यहाँ पे आरआरबी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा ना स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इस तरीके से एक तो आरआरबी की प्रॉफिटेबिलिटी कम है, दूसरा आरआरबी के अंदर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगेन आरआरबी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मनी सप्लाई कर रही थी, जो भी क्रेडिट डिलीवरी कर रही थी, वो सब्सिडाइज या फिर लो इंटरेस्ट पे कर रही थी। इसके कारण क्या हो गया, और प्रॉफिट कम हो गया आरआरबी का। तो इसके कारण 90s तक आते आते आरआरबी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लॉस्ट कर दिया था। इसके कारण आरआरबी लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन बन गए थे।
तो इनको बंद करने का भी ख्याल आ गया था भारत सरकार के मंत्रियों के बीच में या फिर अधिकारियों के बीच में, बट भारत सरकार ने वहां पे मर्जिंग का ऑप्शन अडॉप्ट किया और कमजोर आरआरबीज को मर्ज करते हुए आरआरबीज को अभी भी कंटिन्यू किया। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ आरआरबी। आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? आरआरबी को फाइनल आरबीआई ही रेगुलेट करता है। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन दो कानून के तहत आरआरबी को भी रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो संस्था आरआरबी को रेगुलेट करती है वो है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में पाया जाता है और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी 1982 में। तो 1982 में नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम में ही इसका ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब आपका किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये काम किसका है? नाबार्ड का। तो नाबार्ड ये काम कैसे करेगा? ऐसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर के विकास के लिए काम कर रही है, उन संस्थाओं की मदद करके, जैसे पैसे की मदद, रीफाइनेंस। तो अगर आरआरबी को पैसे की जरूरत है तो वो नाबार्ड भी कर सकता है वहां पे, क्योंकि आरआरबी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है ना, एग्रीकल्चर के विकास के लिए काम कर रही है। तो इस तरीके से नाबार्ड भी उसको मदद करेगा वहां पे। इसलिए नाबार्ड का भी एक इमीडिएट रेगुलेशन आता है। तो नाबार्ड इज द चीफ बॉडी सेटअप रेगुलेशन ऑफ रूरल बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, नॉट आरआरबी ओनली, रूरल बैंकिंग सेक्टर। जैसे रूरल बैंकिंग में कोऑपरेटिव बैंक्स भी आती है, उनको भी इमीडिएट कंट्रोल, उसके ऊपर भी इमीडिएट कंट्रोल किसका होता है? नाबार्ड का। It was established in 12th of July 1982 with the objective to improve flow of funds from the urban areas to the semi-urban and rural country, जो भी थोड़ी देर पहले बोला था। इसका काम क्या है? मॉनिटरिंग, प्लानिंग, एक्टिविटीज, पॉलिसी मेकिंग ऑफ द क्रेडिट सिस्टम इन रूरल बैंक्स। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पैसे, मनी सप्लाई को कैसा बढ़ाया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, या फिर आपके क्रेडिट सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाएगा, इन सारी पॉलिसी मेकिंग में नाबार्ड आगे आता है और इन बैंकों की मदद करता है। ठीक है, तो ये नाबार्ड का काम है। तो नाबार्ड और आरबीआई दोनों मिलकर आरआरबी को क्या करते हैं? रेगुलेट। नाबार्ड का कंट्रोल कैसे होता है? इमीडिएट। और आरबीआई का कंट्रोल कैसे होता है? अल्टीमेट। फंक्शंस ऑफ द आरआरबी। आरआरबी के अलग अलग फंक्शन क्या है? जैसे आरआरबी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, एग्रीकल्चरल लोन को एक्सटेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजेस, जो भी मैंने आपको बोला था, नरेगा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इस तरीके से वो काम करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों से छोटी छोटी सेविंग्स होती है, ग्रामीण सेक्टर के अंदर, उन सारी छोटी सेविंग्स को एक्सेप्ट करना इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ये आरआरबी का एक फंक्शन होता है। इन लोगों को कर्जे देना, जैसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर, क्राफ्टमैन, आर्टिसन, MSME एंटरप्राइजेस, हाउसिंग, लोकल ट्रेडर्स, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा, इन लोगों में नरेगा स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, इन स्कीमों के इंप्लीमेंट करने के लिए भी खर्चे करती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजेस। इस तरीके से काम कौन करता है? आरआरबी। इसके अलावा और कौन से काम करता है? प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज टू द कस्टमर। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज मतलब जैसे कि बिल पे करना है आपको, तो बिल पे करने के लिए आपको बैंक के ट्रांजैक्शन करने होंगे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वो सर्विसेज कौन देगा? आरआरबी देगा। ठीक है, असिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज, मनी वायर ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स। ये बिल पेमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले सब बताया था। ठीक है, असिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब अगर आपको रूपी टू डॉलर, डॉलर टू रूपी कन्वर्ट करना है तो वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। यूटिलिटी सर्विसेज लाइक एटीएम सर्विस, डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा, लॉकर फैसिलिटी, यूपीआई एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। आरआरबी इंटरनेट बैंकिंग भी देती है, इंटरनेट बैंकिंग, बट सारी आरआरबी इंटरनेट बैंकिंग नहीं देती है। कुछ आरआरबी देती है, कुछ आरआरबी नहीं देती है। जिनके पास फैसिलिटी है दे कैन प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, जिनके पास नहीं है वो नहीं देंगे।
इश्यूज रिलेटेड टू द आरआरबीज, आरआरबी से रिलेटेड इश्यूज कौन थे? तो अभी तक हमने आरआरबीज के फंक्शंस देखे, आरआरबी कैसे बनती है वो देखा। अब आरआरबीज के इश्यूज, फर्स्ट राइजिंग कॉस्ट, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। अब आरआरबी जो है ना रूरल इंडिया में काम कर रही, तो उसको एक ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगी ना, उसके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एम्प्लॉइज है, वहां पे फोन है तो फोन का बिल, गाड़ियां है तो गाड़ियों के अंदर तेल का खर्चा, ये सारी चीजें क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आरआरबी को काफी ज्यादा है। अभी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरआरबी का प्रॉफिट कम है, आरआरबी का प्रॉफिट कम है। अगर आरआरबी का प्रॉफिट कम है मतलब वो हम कहते हैं ना 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला, उसी तरीके से ही। तो प्रॉफिट कम है लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, सरकारी स्कीमों को भी तो इंप्लीमेंट करना है आरआरबी को। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरआरबी के प्रॉब्लम है। सेकेंड, लिमिटेड एक्टिविटीज। आरआरबी के अंदर जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है काफी लिमिटेड है, आरआरबी सारे काम नहीं कर सकती वहां पे। Many of these branches don't have enough businesses, they are increasing losses. ठीक है, जैसे in rural India the mainly offer government schemes like direct benefit transfer, तो ये कुछ स्कीमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वहां पे। जैसे आरआरबी यूनिवर्सल बैंकिंग नहीं कर सकती, लिमिटेड एक्टिविटीज में आरआरबी क्या यूनिवर्सल बैंकिंग नहीं कर सकती। अब यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है कि एक ही छत के नीचे सारे एक्टिविटी कर सकती है बैंक, जैसे इंश्योरेंस बेचना उसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं, और म्यूचुअल फंड बेचना, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, देन आपका मर्चेंट बैंकिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है ना। अब आरआरबी ये सारी चीजें नहीं बेच सकती ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ी ना ये कस्टमर आएंगे, इसीलिए आरआरबी यूनिवर्सल बैंकिंग नहीं कर सकती। दैट मींस दे हैव लिमिटेड एक्टिविटीज, ये कारण है। इश्यूज रिलेटेड विद आरआरबी, लो इंटरनेट बैंकिंग। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था कि सारी आरआरबी इंटरनेट बैंकिंग नहीं देती है। एट प्रेजेंट ओनली 19 आरआरबीज हैव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज, मतलब सारी आरआरबी 43 आउट ऑफ 43 ओनली 19 आरआरबीज कैन प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, सारी नहीं कर सकती है। Regulation allows only those RRBs to offer internet banking which maintains minimum statutory CRAR more than 10%. What is this CRAR? Another banking concept. इसको CAR भी कहते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, या फिर CAR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये CAR या फिर CRAR एक ही चीज है। अब बेसल नॉर्म 3, बेसल नॉर्म 3 ये कहता है कि इंडिया में मतलब बेसल नॉर्म 3 इंप्लीमेंट किए गए हैं, और जिसकी मदद से आरबीआई ने कहा है कि इंडिया में बैंकों को 11.5% का CRAR या फिर CAR मेंटेन करना है कंपलसरी, ये बेसल नॉर्म कहता है। अब ये जो इतना CAR मेंटेन करना है बैंक को, आरआरबी को ये लिमिट 9% की होती है, आरआरबी को कितना मेंटेन करना है? 9%। लेकिन जो भी आरआरबी 10% से ज्यादा CRAR मेंटेन करेगी उसको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का अधिकार, ये यहाँ पे एक नियम है। इसीलिए लो इंटरनेट बैंकिंग ये इसके सामने एक इशू बन गया, क्योंकि सारी आरआरबी 10% का CRAR नहीं मेंटेन कर सकते। अब यहाँ पे जो CRAR मेंटेन करना है मतलब इतना एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा ना, कैपिटल जनरेट करना पड़ेगा। अगर 9% से 10% में शिफ्ट होना है तो उतना ज्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा। 10% से 11.5% CRAR बनाना है तो और भी ज्यादा कैपिटल लाओ। तो आरआरबी के पास इतना कैपिटल नहीं जनरेट हो पाता है, इसके कारण प्रॉब्लम है, इश्यूज। नाउ डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस? पहला तो पर्पस, पर्पस में दोनों बैंकों के अंदर डिफरेंस आता है। आरआरबी जो है वो रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज के लिए काम करती है,
ज्यादातर उसका काम क्या है, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, कहां पे, रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। जबकि कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कि रूरल और बैकवर्ड एरियाज में काम करेगी, वो जहां पे प्रॉफिट मिलेगा वहां पे काम करेगी। फिर वो अर्बन इलाके में ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हमको ज्यादातर कमर्शियल बैंक अर्बन इलाके में या फिर सेमी अर्बन इलाके में भी दिखती है। तो दे अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ डिपॉजिट्स, लोन, एक्सटेंडिंग देयर अदर एक्टिविटीज। व्हाट आर द स्कोप, मतलब आरआरबी किनको कर्जा दे सकती है, तो लिमिटेड टू एग्रीकल्चर फाइनेंस, स्मॉल सेक्टर लोन्स, क्राफ्टमैन, आर्टिशन एंड अदर स्मॉल सेक्टर्स। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो छोटे मोटे बिजनेसेस पाए जाते हैं उन्हीं को वहां पे आरआरबी कर्जा दे सकती है। लेकिन कमर्शियल बैंक नहीं, दे नॉट ओनली प्रोवाइड एग्रीकल्चरल फाइनेंस बट ऑल्सो ऑफर लोन एज हाउसिंग, व्हीकल्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। अब हाउसिंग लोन आपको पता है, गृह कर्ज, होम लोन। व्हीकल्स मतलब गाड़ियों के ऊपर जो ऑटोमोबाइल लोन दिया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि ये गारंटी होती है, बैंक जो देता है ना, ये गारंटी होती है जी। ये क्या होती है, गारंटी। कोई भी बैंक क्या करता है, बिजनेस के अंदर व्यापारियों को गारंटी प्रोवाइड करता है, तो वो जिस माध्यम से गारंटी प्रोवाइड करेगा उसको कहेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। मान लो कोई एक्स पर्सन है, उसको वाई पर्सन के साथ व्यापार करना है। अब ये नेशनल इंटरनेशनल कहीं पे भी हो, छोड़ो। एक्स पर्सन वाई पर्सन को गुड्स देगा, मतलब चीजें देगा, गुड्स ऑफ सर्विसेज, और वाई पर्सन एक्स पर्सन को पेमेंट करेगा। अब यहां पे इस ट्रांजैक्शन में वाई पर्सन एक्स को पेमेंट करेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है ना, मतलब डाउट हो सकता है। हर कोई इंसान सर्टिफिकेट अपने माथे पे चिपका के नहीं लेके चलता है ना। वाई पर्सन अगर फ्रॉड निकला तो एक्स पर्सन को डर है कि वाई पर्सन उसकी पेमेंट पूरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे वाई पर्सन एक्स को गारंटी प्रोवाइड करेगा ना कि डर मत, मैं फ्रॉड इंसान नहीं हूं, मैं अपनी पेमेंट करूंगा। लेकिन कैसे गारंटी देगा, तो बैंक की मदद से। तो वाई पर्सन चला जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहेगा कि एक्स पर्सन मुझे सामान सप्लाई नहीं कर रहा है, उसको गारंटी चाहिए। तो एसबीआई क्या करेगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा एक्स पर्सन को, वाई पर्सन के नाम से, कि वाई पर्सन तुमको ये पेमेंट करेगा, गारंटी हम लेते हैं। अगर वाई पर्सन ने वो पेमेंट नहीं दिया तो जितना भी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है, सॉरी पेमेंट है, वो सारी पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा एक्स पर्सन की, वाई पर्सन के लिए एक्स पर्सन को। दैट मीन्स वाई पर्सन की गारंटी किसने ली, पेमेंट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, तो उसको आप क्या कहोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। एरिया ऑफ ऑपरेशन, आरआरबी जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में काम करती है, जबकि कमर्शियल बैंक ऑल ओवर द कंट्री, पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा है क्या कि नागपुर, पुणे, मुंबई ऐसी इंपॉर्टेंट सिटी में नहीं, वो पूरी इंडिया में अवेलेबल है, सेमी अर्बन इलाके में भी अवेलेबल है। फोकस, आरआरबी का फोकस कहाँ पे है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांट, लोन टू द नीडी इंडिविजुअल्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन। वही चीज रिपीट हो गई थोड़ी सी यहाँ पे, रूरल एंड सेमी अर्बन इलाके के लिए। जबकि कमर्शियल बैंक का क्या है कि अपार्ट फ्रॉम लेंडिंग एंड बोरोइंग टू द बोरोइंग, दिस बैंक आल्सो कैरी आउट स्टॉक ब्रोकिंग, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना यूनिवर्सल बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल मार्केट, फाइनेंसिंग, एसेट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये लिमिटेड काम है ना इसके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका लिमिटेशन समझाया था। इसका काम कैसा है, यूनिवर्सल। स्टेक होल्डिंग किसकी है, स्टेक होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आएगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक ऐसे स्पॉन्सर्ड। जबकि कमर्शियल बैंक में कौन है, स्टेक होल्डर आर पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। पब्लिक मतलब कोई भी इंसान, इंडिविजुअल, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। इस तरीके से आरआरबी और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस होता है। जनरली जो है ना, अगर आप इंटरव्यू अगर में बैठे हो तो उस इंटरव्यू के दौरान इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि मान लो अगर आप किसी कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हो और उस इंटरव्यू के अंदर आप बैठे हो, तो आपको सामने से ये सवाल आ सकता है कि बताओ आरआरबी और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है। तब आपको कुछ तो वहां पे समझना चाहिए और समझ के आपको आंसर करना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, सामने वाला पर्सन पूछ क्या रहा है और क्यों रहा है।
दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक। अब आरआरबी के पंगे तो काफी है। आरआरबी के इश्यूज हमने लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट स्लाइड में देखे थे कि आरआरबी की अर्निंग पोटेंशियल कम है क्योंकि आरआरबी के पास लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड एक्टिविटी है, आरआरबी के पास फाइनेंस भी कम है। तो सजेशंस क्या है? सजेशन सिंपल है, ठीक है। क्या आरआरबी को क्या करना चाहिए? डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। जितना ज्यादा आरआरबी डिजिटाइजेशन अडॉप्ट करेगा उतने ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन आरआरबी में बढ़ेंगे। जितनी ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ेगी उतना ज्यादा आरआरबी का बेस बढ़ेगा, कस्टमर बेस, और एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएगी ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट उन्होंने सजेशन दिया है कि आरआरबी के अंदर क्या होना चाहिए? डिजिटाइजेशन होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस रैम्पांट होनी चाहिए, मतलब ज्यादातर मिलनी चाहिए उस समय में, तभी उनका क्या बढ़ेगा? क्रेडिट बेस बढ़ेगा, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा कर्जा देना चाहिए, तभी जाके आरआरबी सस्टेनेबल बनेगी। एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आगे जाके समझेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरीके से आरआरबी के अंदर बहुत सारे सजेशंस किए गए। इंपॉर्टेंट क्या है? डिजिटाइजेशन। आजकल आरआरबी जो है ना वो कंसेशनल नहीं तो कमर्शियल रेट पे ही कर्जे दे रही है। ये भी सजेशन प्रीवियसली ऑफर किया था। कमर्शियल रेट पे ही आरआरबी क्या करती है? लेंडिंग करती है। पहले कंसेशनल रेट पे करती थी, आजकल कमर्शियल रेट पे करती है। तो दीज आर सजेशन बाय द गवर्नमेंट। तो ये था आपका आरआरबी। सो आरआरबी के अंदर गाइस हमने डिटेल में समझा है कि आरआरबी क्या है, आरआरबी कैसे बनती है, आरआरबी के फंक्शंस क्या है, आरआरबी के सामने प्रॉब्लम्स क्या है, और आरआरबी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अभी रिसेंटली शक्तिकांता दास का भी, आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनका भी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर उनका ये प्राइमरी सजेशन था कि आरआरबी जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी ना उतनी ज्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो डिजिटाइजेशन, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज वाइडली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन फॉर द आरआरबी। इसके अलावा हमने आरआरबी और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस भी समझ लिया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैंक, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, पहले मैं आपको समझाता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, आगे जाके इसकी डिटेल्स पढ़ते जाएंगे। आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट है जहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स के अलग अलग टाइप्स है। इन सारे टाइप्स को समझने से पहले हमको समझना पड़ता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कोऑपरेटिव बस बैंक नहीं होती है, अलग अलग कोऑपरेटिव संस्थाएं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा अमूल। अमूल एक दूध की कंपनी है ना, वो मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचती है। आनंद के अंदर है, गुजरात इसका हेडक्वार्टर। अमूल इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। ये जो अमूल कंपनी है ना, एक कोऑपरेटिव कंपनी। इसके अलावा लिज्जत पापड़, ये भी क्या है? कोऑपरेटिव कंपनी। तो व्हाट इज दिस कोऑपरेटिव कंपनी? आपने कभी सड़क पे चलते हुए देखा होगा, पढ़ा होगा कि कोऑपरेटिव हाउसिंग ये भी होता है। तो व्हाट इज दिस? ये कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है क्या? कोऑपरेटिव होता क्या है? तो गाइस सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। कोऑपरेटिव होता क्या है? जो कोऑपरेटिव होता है ना वो लोगों की मदद करने के लिए बनाया जाता है। मान लो कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसान है, उसके पास 2-2.5 एकड़ की जमीन है, 2-3 एकड़ की जमीन है। अब 2-3 एकड़ की जमीन में वो किसान कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर सकता ना। अब 2-3 एकड़ की जमीन के लिए वो 10 लाख का ट्रैक्टर ट्रॉली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। 2-3 एकड़ की जमीन के लिए वो 5-7 लाख रुपए का इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं कर सकता। तो जमीन का साइज छोटा है, इसलिए वो किसान क्या करने की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल फार्मिंग करे। इससे वो उसकी फार्मिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगी ना, वहां पे आउटपुट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा उसका। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोऑपरेटिव से भी निकल सकता है। यहां पे क्या किया जाएगा कि ये जो गरीब किसान है ये अपने जैसे कुछ और गरीब किसानों को साथ मिले।
और ये सारे जो गरीब किसान है साथ में मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। मानो उन्होंने एक फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। अब ये जो छोटे छोटे किसान है, जो गरीब किसान है, वो खुद की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सब साथ में आ जाए तो वो सब मिलके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सो जब सारे किसान साथ में मिलके कोई काम करेंगे तो वो कहलाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लो इन सारे किसानों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया, 50-50 हजार रुपए जमा किए, 10 किसानों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, तो सबने मिलकर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। अब उस 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये इन लोगों ने एक ट्रैक्टर खरीदा छोटा सा, उसके साथ एक छोटे मोटे औजार खरीदे। अब इस औजारों की मदद से उन्होंने एक एक करके सारे खेतों में काम किया, तो इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई ना सारे खेतों के अंदर। लेकिन किसी एक किसान ने की क्या? नहीं, सब किसान ने मिलकर एक दूसरे की मदद कर दी वहां पे। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ये चीज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोई भी संस्था जो इस प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन से काम करेगी और जिसका प्राइमरी मोटिव होगा म्यूचुअल हेल्प, ना कि प्रॉफिट, वो संस्था प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी संस्था म्यूचुअल हेल्प के लिए काम कर रही है और प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं कर रही है, आप उसको कोऑपरेटिव कह सकते हो। लेकिन सारी संस्था को कोऑपरेटिव नहीं कहते बैठना। ऐसी संस्था मतलब जो म्यूचुअल हेल्प के लिए काम कर रही है, नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रही है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, आप उसी संस्था को क्या कहोगे? कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। तो ये जो कोऑपरेटिव संस्था है ये अलग अलग सेक्टर में बनती है। ये इंडस्ट्री के सेक्टर में भी बनेगी, ये बैंकिंग के सेक्टर में भी बनेगी, ये हाउसिंग के सेक्टर में भी बनेगी। देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स। जब बैंकिंग सेक्टर में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, आप उसको कहोगे कोऑपरेटिव बैंक। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक आती है वो डुअल कंट्रोल के साथ आती है, क्योंकि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड होना पड़ता है राज्य सरकार के साथ, रजिस्टर्ड विथ स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि कोऑपरेटिव का जो मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन करेगी। मान लो कोई कोऑपरेटिव है जो एक स्टेट से ज्यादा इलाके में फैली, मतलब मल्टी स्टेट है, वहां पे केंद्र सरकार का हक आता है, तो केंद्र सरकार उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करेगी। तो उसके लिए केंद्र सरकार के पास एक कानून है, वहां पे उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मुद्दा यह है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर वो एक स्टेट में काम कर रही है तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड होगी। अगर वो एक से ज्यादा राज्य में काम कर रही है तो केंद्र सरकार के साथ वो रजिस्टर्ड होगी। अगर वो बैंक है तो उसको आरबीआई के साथ भी रजिस्टर होना पड़ेगा, मतलब सरकार के साथ रजिस्टर होना है, फिर वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, और दूसरा रजिस्ट्रेशन आरबीआई के साथ होगा, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस तो आरबीआई ही देगा ना, तभी उसको शेड्यूल बैंक कहा जाएगा। वैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक नॉन शेड्यूल भी होती है, हम समझेंगे आगे जाके। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक बनती है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक है जो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन से बनती है, मतलब एक दूसरे की मदद करने के नियत से लोग साथ में आएंगे और वो एक संस्था बनाएंगे, उसको कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर वो एक बैंक है तो उसको कहेंगे कोऑपरेटिव बैंक। अब इस सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे, इस बैंक के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे, वो मेंबर्स एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन मेंबर की मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी वो मेंबर्स की ही मदद करती है। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे नॉन मेंबर्स भी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ये है कि मेंबर्स को ही मदद की जाएगी। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी दो तरीके की बनती है, अर्बन एंड रूरल। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब ये भी बैंक्स ही है। रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी दो तरीके से बांटी गई,
शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। मतलब ऐसी बैंक्स जो शॉर्ट टर्म में लेंडिंग का काम करती है, ऐसी बैंक जो लॉन्ग टर्म में लेंडिंग का काम करती है। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल 15 साल लंबे समय के लिए लेंडिंग। जो शॉर्ट टर्म में लेंडिंग करती है उनमें एक इंपॉर्टेंट है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स। उसके अलावा जो रूरल कोऑपरेटिव, जो लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर है रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वो दो तरीके से आएंगे। एक स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इनको लैंड बैंक भी कहा जाता था, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लेकिन बाद में इनका नाम बदल दिया स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। कोई भी, वो अर्बन हो रूरल हो, उसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, किसी भी तरीके के कोऑपरेटिव बैंक हो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन सबके सामने टारगेट ऑडियंस अलग अलग है। यही डिफरेंस आएगा। जब आपको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझिए तो सबके लिए वर्किंग प्रिंसिपल आप सेम ही लगाओगे, उसमें वर्किंग प्रिंसिपल ज्यादा बदलेंगे नहीं। तो कोऑपरेटिव बैंक के फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहां से हम आगे समझते जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव बैंक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ये इसी प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन से काम करती है। एंड दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय देयर मेंबर्स। इनको कौन ओन करता है और ऑपरेट करता है? तो इनके मेंबर्स खुद ऑपरेट करते हैं। कैसे करते हैं आगे जाके। In order to support financial need of the community, such as villages, specific community, people come together to pool resources and provide banking services such as loan, savings account, etc. थोड़ी देर पहले कहा ना मैंने कि लोगों की फाइनेंशियल नीड्स होती है, उन फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए लोग साथ में आएंगे, अपने साथ कुछ पैसा लाएंगे और वो एक बैंक का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसको आप कोऑपरेटिव बैंक कह सकते हैं। ठीक है, अब वो लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी आएंगे, अर्बन क्षेत्र में भी आएंगे, कहीं से भी आएंगे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि लोगों की जरूरत है तो जरूरतमंद लोग साथ में आएंगे और कुछ पैसा लाएंगे अपने साथ में, और उस पैसे से क्या करेंगे, एक बैंक चलाएंगे, वो होगी कोऑपरेटिव बैंक। फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी कोऑपरेटिव बैंक में कॉमन मिलेंगे आपको। जैसे दीज आर कस्टमर ओन एंटिटीज। कोऑपरेटिव बैंक कैसी होती है? कस्टमर ओन एंटिटी। दैट मीन्स जिन लोगों को जरूरत है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पहले मेंबर बनेंगे, जब वो मेंबर बनेंगे तब वही मेंबर बैंक के अंदर कस्टमर होंगे। मान लो किसी गांव के अंदर 10 लोग हैं, उन 10 लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव बैंक बनाई, अब वो उस बैंक के अंदर 10 मेंबर आ गए, अब उस बैंक के जो कस्टमर होंगे वो 10 ही मेंबर होंगे। अगर किसी बाहर के मेंबर को, बाहर के पर्सन को इस बैंक के अंदर अकाउंट खोलना है, कस्टमर बनना है, तो उनको पहले मेंबर बनना पड़ेगा, मतलब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेने के बाद ही वो बैंक में क्या बनेंगे, कस्टमर बने। सो कस्टमर आर द ओनर ऑफ द बैंक, ये कस्टमर ओन एंटिटी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक मेंबर आर बोथ कस्टमर एंड ओनर ऑफ द बैंक, अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया। सेकेंड, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। व्हाट इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल? जो हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमको ये चीज ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डेमोक्रेसी में काम कैसे होता है कि हम खुद के ऊपर राज करते हैं थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, और ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू खुद के ऊपर गवर्न करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल से ये कोऑपरेटिव बैंक भी काम करती है। मतलब इस बैंक के अंदर मान लो किसी कोऑपरेटिव बैंक में 1000 मेंबर्स, अब क्या ये 1000 मेंबर मिलके गवर्निंग करेंगे उस बैंक का? ये 1000 मेंबर मिलके बैंक का डेली डिसीजन लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। वो डिसीजन कम और मेस ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर वे क्या है, एक गवर्निंग बॉडी को बनाया जाए, मतलब एक गवर्नमेंट को बनाया जाए, जैसे हम बनाते हैं सरकार। अब ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी?
इन 1000 लोगों में से कुछ लोगों को यहाँ पे मेंबर बना के, अब ये कुछ लोग कैसे मेंबर बनेंगे? थ्रू इलेक्शंस। इनके क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शन के अंदर इन बोर्ड मेंबर, सॉरी, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में से गवर्निंग मेंबर्स को चुना जाएगा। इन्हीं में से किसी एक को चेयरपर्सन बनाया जाएगा। इट जस्ट लाइक अवर गवर्नमेंट। तो ये क्या बनती है? आपकी गवर्निंग बॉडी। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल है ना। ये कैसा होता है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल। These banks are owned and controlled by the members who democratically elect board of director. इंटरेस्टिंग बात है ना कि आपने कभी देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कस्टमर उसके मैनेजर्स को चूज कर रहे हैं? नहीं, वो काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं। आरबीआई की मदद से उनको भारत सरकार अपॉइंट करती है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ऐसा होता है क्या? नहीं। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इलेक्टेड लोग हैं, वो अपॉइंटेड नहीं है। कमर्शियल बैंक के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपॉइंटेड लोग होते हैं, ये कमर्शियल बैंक के अंदर। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वो कैसे है? इलेक्टेड है। मेंबर्स यूजुअली हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। अगर हमारे बैंक में एग्जांपल में हमने 1000 मेंबर्स रखे थे, तो सारे मेंबर्स को कैसे होगी? इक्वल वोटिंग राइट, जस्ट लाइक अस। आज हम एमएलए एमपी मतलब इनकी वोटिंग करते हैं, इस इलेक्शन में वोटिंग करते हैं जब इनको रिप्रेजेंट करना होता, जब इनको इलेक्ट करना होता है, तब यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट होता है ना। क्या ऐसा होता है कि अमीर इंसान के वोट 2 गुना, हमारे वोट आधे? ऐसा नहीं होता है। 1 मेंबर 1 वोट होता है। तो इक्वल वोटिंग राइट अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम से काम करता है। तो इसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। ये इस वर्ड को याद रखना, 1 पर्सन 1 वोट, ये है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। थर्ड इसका फीचर है प्रॉफिट एलोकेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, वैसे तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन कमाती है। क्यों? क्योंकि इनको उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी करने हैं ना, इनको इनके एम्प्लॉइज को सैलरी करनी है, बिल्डिंग का खर्चा है, तेल का खर्चा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो क्या किया जाता है? वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेंबर्स के अंदर। हमारे बैंक में 1000 मेंबर्स थे, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाए खर्चा निकाल के, तो बचा हुआ प्रॉफिट क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ईयरली प्रॉफिट बेनिफिट सरप्लस इज अलोकेटेड टू द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स को क्या किया जाता है? अलोकेट किया जाता है। तो ये है प्रॉफिट अलोकेशन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। कोऑपरेटिव बैंक्स हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फिर से आया, मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि जब सब लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है, आप उस अवस्था को कहोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब कुछ लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही, तो मतलब वो कुछ लोग फाइनेंस सर्विसेज एक्सक्लूड किए गए ना। अब वो उन लोगों को डेवलप होने में परेशानी होगी, क्योंकि उन लोगों को बैंकों से कर्जा नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? कि सारे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हो, इसको आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हो इन नटशेल। तो कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन होने में मदद कर रही है ना, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स। अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, तो इसलिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर रही है। They have played significant role in financial inclusion in unbanked rural masses. They provide cheap credit to the masses in rural areas. Cheap credit, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती ना। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही है, तो कमर्शियल बैंक से लो इंटरेस्ट रेट होगा, है ना। अगर आप कमर्शियल बैंक पे 10% पे कर्जा ले रहे हो, तो कोऑपरेटिव बैंक आपको 8% पे देगी, चीप क्रेडिट। उसी तरीके से हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है डिपॉजिट पे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम करना है ना। सी, कोऑपरेटिव बैंक का प्रॉफिट कहां से होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझे थे, फिर से वो चीज रिपीट करता हूं कि कमर्शियल बैंक जो भी प्रॉफिट कमाती है ना, उसको कहा जाता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट।
अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15% पे आपको कर्जा दे रही है और आपसे 10% पे डिपॉजिट ले रही है, तो 15 माइनस 10% कितना हुआ आपका? 5%। ये स्प्रेड है बैंक का, यहां से प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अब कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, तो कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगी? डिपॉजिट के ऊपर 12% का इंटरेस्ट देगी और कर्जे के ऊपर 13% का इंटरेस्ट लेगी। तो चीप क्रेडिट हुआ ना, और हायर इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट दिए जा रहे। दोनों के बीच का 1% जो गैप है, ये ऑपरेशनल कॉस्ट को यूटिलाइज किया जाएगा ना, ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर इसमें से भी कुछ पैसा बच गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट एलोकेशन। इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक काम करती है। फीचर्स समझ में आया? तो कस्टमर ओन बैंक होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल से काम करती है। जितना भी प्रॉफिट कमाएगी वो सारा प्रॉफिट अलोकेट किया जाएगा अपने मेंबर्स के बीच में, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका एक फीचर है। अब हमने इस चार्ट के अंदर देखा था, मैं फिर से इस चार्ट के ऊपर आता हूं, कि दो तरीके के कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। पहले पढ़ते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, जो ग्रामीण इलाकों में, पर्टिकुलरली रूरल एंड सेमी अर्बन। तो कोई भी बैंक जो रूरल एंड सेमी अर्बन इलाके में काम कर रही है वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है? जो अर्बन इलाके में काम करती है एंड सेमी अर्बन इलाके। तो सेमी अर्बन इलाके में आपको रूरल एंड अर्बन दोनों तरीके की बैंक दिखेगी। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों के सेम है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने समझे थे। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक फिर से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइडेड है। शॉर्ट टर्म में कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो इसके अंदर की जो सबसे पहली बैंक है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। व्हाट इज दिस पैक्स? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सी, जो पैक्स बनती है वो विलेज लेवल में बनती है, ग्रामीण इलाके में। अगर किसी भी ग्रामीण इलाके में 10 और ज्यादा और उससे ज्यादा 10 और 10 से ज्यादा लोग साथ में आएंगे और एक बैंक बनाएंगे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर, तो उसको कहा जाएगा पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। पैक्स का काम क्या होता है? पैक्स का काम प्राइमरी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज देना, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, जैसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे, कर्जे देंगे। कर्जे भी कैसे देंगे? माइक्रो फाइनेंस मतलब ये छोटे मोटे कर्जे दिए जाते हैं। मान लो किसी फार्मर को फार्मिंग करनी है, तो उसको कुछ पैसे की जरूरत होगी। मान लो उसको बुआई करने के लिए उसको चाहिए होगी 10,000 15,000, तो 10,000 15,000 का कर्जा अगर वो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ले रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से, तो उसको क्या कहा जाएगा? माइक्रो फाइनेंस। तो इस तरीके से वो क्या काम, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देने का काम करती है। दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम करती है। दे आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मर्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर सर्विसेज टू द फार्मर्स। इनके सामने प्राइमरी कस्टमर्स कौन है, मेंबर्स कौन है? फार्मर्स, एग्रीकल्चर है ना। दे आर रेगुलेटेड बॉडी, कौन रेगुलेट करता है उनको? तो अल्टीमेटली आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। अल्टीमेट कौन करेगा? आरबीआई। लेकिन इनके ऊपर जो इमीडिएट कंट्रोल होता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का होता है, जिला मध्यवर्ती बैंक कहते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी, इनका भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर क्या होता है? कंट्रोल होता है। एक्चुअली एक ट्री स्ट्रक्चर में काम करती है। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं है। मान लो ये पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी।
ये डीसीसीबीज है। इस तरीके से रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर बनता है। रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे टॉप में होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कौन सी बैंक्स आएगी? डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मेंबर्स कौन बैठेंगे? डीसीसीबी के चेयरमैन, मतलब ये डीसीसीबी वहां पे मेंबर्स है। हर डीसीसीबी के अंदर क्या आएगी? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये पैक्स, तो ये डीसीसीबी के अंदर मेंबर्स आती है। इसीलिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर अल्टीमेट रेगुलेशन आरबीआई का होता है, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल किसका होता है? डीसीसीबी का होता है। तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। तो दीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इनको रजिस्टर करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये राज्य सरकार के अंदर आता है, स्टेट के अंदर। तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इनको रजिस्टर होना पड़ता है। फिर एक किनको मदद करते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज किनको मिलती है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ऑफर ऑर्गेनाइज इन रूरल एरियाज वेयर एक्सेस टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज में बी लिमिटेड। तो ये कहां पे? एक रूरल इंडिया में काम करेगी, जहां पे बैंकिंग सर्विसेज काफी कमजोर है, वहां पे आपको पैक्स की मदद से काम करते हुए दिखाई देगा। अब रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने भी ये कहा था कि वो पूरी इंडिया में पैक्स की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो पैक्स है ये ग्रामीण लेवल के अंदर किसानों को या फिर एग्रीकल्चर कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों को क्रेडिट सप्लाई करने में काफी कारगर दिख रहा है। इसलिए पैक्स के ऊपर भारत सरकार अभी फोकस कर रही है। कौन सी सर्विसेज देती है? तो मल्टीपल टाइप की सर्विसेज है। The primary purpose of the society is to provide loans to the members. लो इंटरेस्ट रेट पे ये लोन दिए जाते हैं। लोन्स कैसे दिए जाएंगे? लो इंटरेस्ट रेट पे दिए जाएंगे। They offer other services just like crop insurance, storage services, मार्केटिंग में हेल्प करेगी। इस तरीके की अलग अलग एग्रीकल्चर सर्विसेज भी दी जाएगी। तो क्रॉप इंश्योरेंस निकालना है तो पैक्स से भी निकाला जा सकता है। स्टोरेज सर्विसेज जैसे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज, ये सर्विसेज भी पैक्स के थ्रू दी जा सकती है। मार्केटिंग सर्विसेज होती है, जैसे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करना, उन टेस्ट के हुए प्रोडक्ट को मार्केट करना नाफेड के अंदर या फिर नाम के अंदर, ये सारे काम कौन करता है? पैक्स करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। पैक्स के अंदर पैसा कहां से आएगा? तो प्राइमरी उनके पास जो पैसा आता है वो उनके मेंबर्स से आता है, क्योंकि मेंबर्स है ना, मेंबर्स ने ये बैंक बनाई है तो अपनी जेब से कुछ ना कुछ पैसा लाया जाएगा। तो इन मेंबर्स की मदद से ही पैक्स को क्या किया जाता है? फंडिंग की जाती है। इसके अलावा अगर किसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को पैसे की जरूरत है, सो दे कैन बोरो मनी फ्रॉम डीसीसीबीज आल्सो। जिला मध्यवर्ती बैंक होती है ना इनके ऊपर, तो डीसीसीबी से भी पैक्स क्या कर सकती है? बोरोइंग कर सकती है। इस तरीके से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है जो कर्जा लेने का काम भी कर सकती है। तो सोर्स ऑफ कैपिटल, दीज आर पैक्स। तो ये याद रखना है गाइस कि पैक्स क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ग्रामीण इलाकों के अंदर बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए बनाई जाती है। इनको कौन बनाता है? इनको बनाने वाले उसी गांव के लोग हो सकते हैं। 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग जब साथ में आएंगे तब इस तरीके की पैक्स को बनाया जा सकता है। ये जो लोग साथ में आएंगे ये अपने साथ कुछ कैपिटल लाएंगे, पैसा, उसी पैसे से क्या किया जाएगा? इस बैंक को चलाया जाएगा। ये जो बैंक होती है इनके ऊपर रेगुलेशन किनका होता है? इनके ऊपर रेगुलेशन होता है आरबीआई का, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल इनका भी आता है, डीसीसीबी का भी आता है, इवन नाबार्ड का भी इसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। ये जो बैंक है ये अपनी फंडिंग कहां से करते हैं? एक तो मेंबर से फंडिंग हो जाती है या फिर डीसीसीबी से भी इनकी क्या हो जाएगी? फंडिंग हो जाएगी। ये सर्विसेज कैसे देते हैं? ये उस इलाके के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरल लोन है उन लोन को ऑफर कर सकते हैं, उन लोगों से डिपॉजिट भी ले सकती है, या फिर उनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, मार्केटिंग फैसिलिटी, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। इस तरीके की सर्विसेज इस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी द्वारा प्रोवाइड किए जाए। सो दिस इज योर बैंक। अंडरस्टूड? पैक्स के बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी डीसीसीबी भी कहते हैं इनको, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सारी बैंक्स क्या है?
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सारे बैंक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।